हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। क्या आप लोग मुझे सुन देख पा रहे हैं? क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? क्या आप मुझे सुन देख पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। भैया नया आरटीपी आ गया है और एज यूजुअल जैसे ही नया आरटीपी आता है हमारा सोल्यूशन, वही बात है, चाहे फाउंडेशन हो चाहे इंटर हो, जो चीज जो क्वालिटी आपको फाउंडेशन में है वही क्वालिटी आपको इंटरमीडिएट में है। फाउंडेशन में भी सबर नहीं होता था, जिस दिन आती थी उसी दिन सॉल्व करते थे। सेम इंटरमीडिएट में भी। तो आरटीपी कल आई है हमारे सामने और आज आरटीपी हम लोग लेके आ गए हैं आपके सामने। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर जनवरी वाले भी कोई देख रहे हैं तो भी ये आरटीपी को पूरा का पूरा देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी आरटीपी आपके लिए मैनेजेबल और बहुत बढ़िया से बन जाएगी। ठीक है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए सर शुरू करते हैं। देखो सर, सबसे पहले अब लोग इससे पहले यूट्यूब पर अमेंडमेंट का नंगा नाच शुरू करें। हम आपको पहले ही बता देते हैं, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है कॉर्पोरेट लॉ में। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब मई में नहीं थी तो सितंबर में भी नहीं होगी। कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो यहां पर आपको दिख रहा है वो क्या है मैं बता देता हूं। एक FC1 फॉर्म होता है फॉरेन कंपनी को जो सबमिट करना पड़ता है इंडिया में। जैसे ही उसका 50% ओनरशिप किसी के पास चला जाता है, ग्रेटर देन 50% उसको सबमिट करना पड़ता है। वो FC1 फॉर्म रजिस्ट्रार को देना पड़ता था। अब यहां पर रजिस्ट्रार के वर्ड के, दिल्ली के रजिस्ट्रार को देना पड़ता था, उसके जगह पर वर्ड सब्स्टिट्यूट करके डाल दिया गया है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। मतलब वो दिल्ली नहीं जाएगा, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जाएगा। बस ये, इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। दिस इज द अमेंडमेंट। ठीक है, इसके अलावा कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट अमेंडमेंट चिल्लाना का नंगा नाच शुरू होने वाला है, तो कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस यही अमेंडमेंट है। ठीक है, दैट इज द ओनली चेंज। पर ये भी कोई ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जो आपके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, सो दे हैव रिमूव द वर्ड रजिस्ट्रार एट दिल्ली एंड इंट्रोड्यूस द वर्ड रजिस्ट्रार एट द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, CRC। दैट्स इट, और कोई अमेंडमेंट नहीं है। इस पर MCQ बन सकता है, तो MCQ के लिए याद रखिएगा, रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली की जगह इट इज CRC, दैट इज द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, अब चलो आ जाते हैं। ओके चलो सर, अब आते हैं सर, पहले MCQ है। अब MCQ थोड़ा ये केस बेस MCQ है, एक ही केस बेस MCQ बड़ा है, तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा केस बेस MCQ हम आपको बताएंगे। बेसिकली है क्या, यहां पर एक आदमी है कपूर लिमिटेड। ठीक है, ये मिड साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनके दो लौंडे हैं, मिस्टर कपूर हैज टू सन्स, एक है विनीत एक है आदित्य। ठीक है, दोनों आदित्य और विनीत डायरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं कपूर में। ठीक है, बहुत लंबे समय से इनके कुछ कंप्लायंस इशू चल रहे हैं। बेसिकली क्या है, 2016-17 में इन्होंने प्रेफरेंस शेयर का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, और कुछ लोन्स भी बाकी हैं। लेकिन 2018 में कंपनी ने सारे लोन पेमेंट कर दिए हैं, प्रेफरेंस का पूरा डिविडेंड पेमेंट कर दिया। कब पेमेंट किया है? इन सितंबर 2018, दैट इज इन द ईयर 17-18। और ये कंपनी 18-19 में ये करने के बाद 19-20 में DVR इशू करना चाहती है अंडर सेक्शन 43। हम लोग को एक बात पता है ना कि अगर आपने कुछ गड़बड़ की है, और इस तरह की गड़बड़ जो हमारे में PD क्यूब है, आपको याद होगा कि DVR इशू करने के लिए अब आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर DVR इशू करने के लिए। तो इनकी गड़बड़ अगर 18-19 में हुई है तो इनको वेट करना पड़ेगा 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 31-3-2024 के बाद ये DVR इशू कर पाएंगे। तो इन्होंने आज ही करने का सोचा है विचार, तो ये तो नहीं हो पाएगा। अब DVR में भी ये क्या देने वाले हैं, DVR में ये राइट इशू करने वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर देने वाले हैं और कन्वर्टेबल प्रेफ डिबेंचर देने वाले हैं। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि ये जो राइट इशू कर रहे हैं उसके लिए इन्होंने प्रोस्पेक्टस 26(1) की
जो दो कंडीशन थी ना कि आपको कब प्रोस्पेक्टस में डिक्लेरेशन वापस से नहीं देनी होती है, तो वो उसका इन्होंने पालन किया है। ठीक है, उसका इन्होंने पालन किया है, प्रॉपरली किया है, ये हमें बता रहे हैं। इसके बाद बता रहे हैं एक है मिस रोशनी। अब रोशनी के पास 1500 शेयर्स हैं जो सिर्फ 8 पेड अप है, मतलब पार्टली पेड अप है, और रोशनी ने कंपनी को एप्लीकेशन दिया पार्टली पेड शेयर किसी को ट्रांसफर करने के लिए। तो जब पार्टली पेड अप शेयर होते हैं तो कंपनी शो कॉज नोटिस देती है ट्रांसफरी को। कंपनी ने शो कॉज नोटिस दिया। शो कॉज नोटिस पर 14 दिन का टाइम होता है ट्रांसफरी के पास ऑब्जेक्ट करने के लिए। ठीक है, याद है, 14 दिन का टाइम होता है। अब हुआ क्या, ट्रांसफरी ने तो 14 दिन के अंदर ऑब्जेक्ट कर दिया 24 जुलाई को, लेकिन कंपनी बोलती है नहीं तुमने लेट किया, और कंपनी 27 जुलाई को जाके ट्रांसफर रजिस्टर कर देती है और बोलती है बाकी पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो कंपनी ने सही किया या गलत किया, जान वाले भी कर सकते हैं, सब कुछ कवर्ड है। कंपनी ने सही किया, गलत किया, बहुत गलत किया। अभी तक देखो जान वालों का भी तो प्रोविजन कवर्ड था। प्रोस्पेक्टस तुम्हारा कवर्ड है, ट्रांसफर तुम्हारा कवर है, डीवीआर तुम्हारा कवर्ड है। ठीक है, इसीलिए तो तुम्हारे ग्रुप में भेजा, वरना हम भेजते ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ये हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कुछ कुछ चीजें बताते हैं। ये हमें बताते हैं कि कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल 200 करोड़ है, जिसमें 20 करोड़ शेयर्स हैं। ये हमें बताते हैं 600 करोड़ की रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं। ठीक है, 150 करोड़ सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योर्ड लोन 400 करोड़ है, अनसिक्योर्ड 300 है। ये हमें ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बायबैक किया है 15 सितंबर को, जहां पर ये प्रपोज कर रहे हैं कि 3 करोड़ इक्विटी शेयर बायबैक करेंगे। अब बायबैक में एक चीज होती है, अगर आपको याद हो, रिसोर्स आउट मतलब सॉरी शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। अब शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं उसका 25% ही हम बायबैक कर सकते हैं। तो भैया यहां पर हमारे पास 20 करोड़ शेयर्स हैं, 20 करोड़ शेयर का 25% कितना होता है, 5 करोड़। ठीक है, ये कितना बायबैक कर रहे हैं, 3 करोड़। तो भैया शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट तो ठीक है। दूसरा होता है रिसोर्स टेस्ट, याद है, रिसोर्स टेस्ट इज 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो करो 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसका 25% कितना आएगा, 200 करोड़, 200 करोड़ प्लस 600 करोड़ प्लस 150 करोड़, 950 का 25%, इसका 237 करोड़ आएगा। 237 करोड़ मतलब 5 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 237 करोड़ अमाउंट हम यूज कर सकते हैं। ये कितना अमाउंट यूज करना चाहते हैं, ये 3 करोड़ शेयर को 60 पर शेयर देना चाहते हैं, 180 करोड़। तो ये क्या विद इन लिमिट है, हाँ सर विद इन लिमिट तो है। अब आया आखिरी टेस्ट, डेट इक्विटी टेस्ट। अब डेट इनकी 700 है, अगर आप देखो तो 400 प्लस 300 डेट, बाय करोगे बाय इक्विटी। ठीक है, डेट बाय इक्विटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है इनका, अरे 237.5, लो भाई 0.5 ले लो। डेट बाय इक्विटी कितना है, इक्विटी इनका आ जाएगा 200। ठीक है, लेकिन तुम रिड्यूस करके चेक करना, तुम रिड्यूस करके चेक करना, तो तुम डेट शेयर होल्डर्स फंड ऐड करना। सो डेट ये तुम्हारा इक्विटी 200 प्लस 600 प्लस 150, ठीक है, माइनस कर लो 180 जो तुमको देना पड़ेगा रिजर्व से, पूरा हटा लो क्योंकि शेयर होल्डर फंड से लेस कर रहे हैं ना अपने, प्लस 150, 950 माइनस 180। तो अगर आप देखो तो ये 700/770 आएगा, विच इज 0.90, और 2:1 तक तो अलाउड होता है ना, 2:1 तक तो अलाउड होता है। तो तीनों कंडीशन हमारी लिमिट के अंदर है, 5 करोड़ के भी अंदर है, अमाउंट के भी अंदर है, डेट इक्विटी के भी अंदर है। तो क्या 3 करोड़ का इक्विटी का बायबैक हो सकता है, हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है यार, बताता हूं। जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, कंपनी ने एक और बायबैक किया था अगस्त 2023 में, कंपनी ने एक और बायबैक किया था अगस्त 2023 में, ठीक है।
वो था फाइनेंशियल ईयर 23-24। अब हमको पता है कि बायबैक के बाद 1 साल का कूलिंग पीरियड होता है, ठीक है। द न्यू बायबैक इज प्लान्ड फॉर अक्टूबर 24, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में फॉल करता है। तो 1 साल तो हो गया ना, तो क्या आप बायबैक कर सकते हैं? 1 साल हो गया, क्या आप बायबैक कर सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। 1 साल तक नहीं कर सकते थे ना, 1 साल के बाद तो कर सकते थे। दीदी आंखों से ना अपने पति की इमेज निकाल के लिखा करो। 37 है मिक्स डिलीवरी का सेक्शन, 35 नहीं। आइए, क्लियर है सर? 1 ईयर एंड सेम सिक्योरिटी नहीं कर सकता फॉर 1 ईयर एंड सेम, तो बेटा 1 साल तो हो गया ना। इस फाइनेंशियल ईयर में लास्ट किया था, इस फाइनेंशियल ईयर में आ गया, 1 साल तो हो गया। अब देखते हैं सर कि क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं, और बहुत आराम से बन जाएंगे आपसे। देखो, since default was made good in 1819, the company considered to issue new equity share with DVR according to the provisions of the Companies Act. Do you think that the company is eligible to issue in financial year 1920? क्या आपको लगता है 1920 में DVR इशू हो सकता है? The answer is no. कंपनी 5 साल बाद एलिजिबल होगी इन 31 मार्च 2024। ठीक है, दूसरा सवाल, according to the provisions, do you consider that the company's action affecting the transfer of partly paid shares is valid? नहीं सर, बिल्कुल वैलिड नहीं है, क्योंकि उस आदमी ने 2 हफ्ते के अंदर रिजेक्शन कर दिया था, कंपनी को रजिस्टर नहीं करना चाहिए था। नो, बिकॉज बख्शी मेड द ऑब्जेक्शन विद इन 2 weeks. According to the provisions of the Companies Act, can the company deny transferring shares in Varun's name, and what is the company's obligation? क्या कंपनी वरुण के नाम पर शेयर डिनाई कर सकती है? बेसिकली क्या है, एक ट्रांसफरर था, एक आदमी था, उसका नॉमिनी कोई और था, वो आदमी मर गया, ठीक है। क्या कंपनी उसके शेयर उसके नॉमिनी को देने से मना कर सकती है? सुबह तो पढ़ाया है, बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि नॉमिनी के पास शेयर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं और वो बिना अपने नाम पर लिए भी दूसरे को बेच सकता है, ठीक है, बिना लिए भी दूसरे को बेच सकता है। नेक्स्ट, ओके, based on buyback limitations under the provisions of the Companies Act, do you think that the proposed buyback is valid? हम लोग तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, इट इज 100% वैलिड। क्यों वैलिड है सर? क्योंकि जब हमने बायबैक की लिमिट चेक की ना, तो 3 करोड़ शेयर्स बायबैक पे थे और हम सिर्फ 5 करोड़ के बायबैक अलाउड था और हम सिर्फ 3 कर रहे थे। सो यस, इट इज अलाउड। The company had earlier buy back 1 crore shares in August. Can it legally do so in 24? Yes, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर देखते हैं, ठीक है, तो 1 साल का गैप है, इसलिए किया जा सकता है, किया जा सकता है, एक्चुअली पॉसिबल है। इफ कपूर लिमिटेड पोस्ट बायबैक डेट इक्विटी एक्सीड्स, बोलता है इफ, अगर मान लो डेट इक्विटी 2 से ज्यादा आता, हम लोग ने तो निकाला 0.9 आया, बट बोला अगर ज्यादा आता तो क्या बायबैक वैलिड होता या इनवैलिड हो जाता या क्या होता? तो कंपनी को तुरंत बायबैक को भैया इनवैलिड घोषित कर देना होता, इनवैलिड हो जाता रेशियो तुरंत, ठीक है। अब स्टैंड अलोन एमसीक्यूज आएंगे, ये काफी आसान है, देखिएगा। एक एजीएम हुआ 20 सितंबर को टू अडॉप्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, बट उस दिन कोरम नहीं आया, और कोरम ना आने की वजह से एनुअल रिटर्न अडॉप्ट नहीं हो पाए। तो 27 तारीख को मीटिंग हुई, तो एनुअल रिटर्न 60 डेज में सबमिट करना होता है अंडर सेक्शन 92। तो कहां से 60 डेज करेंगे, 20 तारीख से कि 27 तारीख से? ये तो जनवरी वाले बच्चों को भी आ जाना चाहिए। 20 तारीख से करेंगे कि 27 तारीख से करेंगे? ये तो जनवरी वालों से भी बन जाना चाहिए। दिस विल बी डन फ्रॉम द 27th ऑफ सितंबर, जिस दिन एक्चुअली में ये आया है उस दिन से, जिस दिन में एक्चुअली आया है उस दिन से। नेक्स्ट, ब्लू लीफ लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी with a total paid up share capital of 50 crore has a wide base of shareholders including a large number of them residing in Middle East. आज सुबह जनवरी की क्लास में यह हुआ है।
टोटल शेयर होल्डर 50 करोड़ है, उसमें से 15 करोड़, आज सुबह जनवरी की क्लास में यह हुआ है, 15 करोड़ शेयर होल्डर कुवैत में रहते हैं। कंपनी ने डिसाइड किया है कि फॉरेन रजिस्ट्री 1 नवंबर को खोलेगी। तो फॉरेन रजिस्ट्री अगर 1 नवंबर को खोलेगी तो रजिस्ट्रार को कितने दिन में बताना है? रजिस्ट्रार को कितने दिन में बताना है? रजिस्ट्रार को बताना है विद इन 30 डेज इन फॉर्म MGT3। फाइल विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी नोटिस फॉर सिचुएशन इन कुवैत विद इन 30 डेज फ्रॉम 1 नवंबर। ठीक है, नेक्स्ट, फेमा, एक दीदी है, लॉटरी जीती है। ठीक है, एक दीदी है, लॉटरी जीती है 41 लाख रुपीस। अब उस 41 लाख रुपीस वन की है इंटरनेशनल लॉटरी में, उस पैसे को उसने डॉलर में कन्वर्ट कर लिया। अब इंडिया में उसे डॉलर में विड्रॉ करना चाहती है, क्या डॉलर में विड्रॉ कर सकती है? क्या डॉलर में विड्रॉ कर सकती है? क्या डॉलर में विड्रॉ कर सकती है? द आंसर इज नो, इट इज प्रोहिबिटेड अंडर फेमा शेड्यूल नंबर 1 ट्रांजैक्शंस। ठीक है, What among the following could be considered in term of immovable property? Soil for making brick immovable है, हाँ। Right to catch fish immovable है, हाँ। Doors and window which are permanently attached to the house है। Right to drain water ये नहीं है, ये तो आपके बुक में भी है क्वेश्चन, ये नहीं है immovable property। So the answer is P, दिल्ली NCR। ठीक है, सो ये थे भैया MCQ क्वेश्चन, एकदम टुचुक से थे। ठीक है, अब मतलब एकदम लप्पू से जिसको बोलते हैं, ठीक है, एकदम लप्पू से थे। अब एक काम करते हैं, जरा पीछे चलते हैं और थ्योरी क्वेश्चन थोड़ा पीछे से उठाएंगे। ठीक है, ओके, मजेदार है। सबसे पहला, क्रेजी कॉमेडी हब, इस चैनल के वीडियोस कॉलम में जाइए, हमने पूरा प्लान ऑलरेडी दे दिया है। अभी आंसर राइटिंग चल रही है, हफ्ता में 2 दिन जून में। जब जुलाई में जाएंगे तो 6 days a week, 5 days a week होगा, जिसमें 2 दिन आंसर राइटिंग होगी, 3 दिन रिवीजन होगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, आइए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। ठीक है, तो यहां पर सर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ पर्सन नेम मिस पर्ल। ठीक है, पर्ल एक इंडियन सिटीजन है, ठीक है, जो जॉब करने के लिए भारत के बाहर गई है। ठीक है, 15 साल वहां पर रही है। ठीक है, 15 साल वहां पर रही है, 15 years तक। और अब 15 साल के बाद वो वापस इंडिया आ रही है। अब 15 साल में वहां यूएस में उसने बहुत पैसा कमाया। ठीक है, वो उसके यूएस के ही अकाउंट में रखा हुआ है, और अब वो भारत आ रही है। वो मेरे से ये पूछ रही है कि जो यूएस में उसका अकाउंट रखा है, क्या उससे वो पैसा विड्रॉ करके यूएस में ही प्रॉपर्टी खरीद सकती है? तो मैं उसको बोल रहा हूं कि एज पर सेक्शन नंबर 6 सबसेक्शन 4, एनी पर्सन हु इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हैज होल्ड, acquire, transfer, invest any foreign security, immovable property, ठीक है, immovable property, foreign security, अगर ये आउटसाइड इंडिया कर रहा है, जो उसने पाया था when he or she was a person resident outside India, तो इट इज फुल्ली वैलिड। और इसमें बेसिक कॉमन सेंस है, बेसिक कॉमन सेंस। जब उसने ये पैसा कमाया था तो क्या भारत का कोई हक था इसमें? आज वो भारत आ गई है, ठीक है, उसका पैसा इंडिया के बाहर है, वो उस पैसे को होल्ड भी कर सकती है, इंडिया के बाहर इन्वेस्ट भी कर सकती है, जो चाहे वो कर सकती है।
ये अगर उल्टा सिचुएशन होता तो भी सेम होता कि एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया चला गया है और उसको एक प्रॉपर्टी या कैश या कुछ इंडिया के अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो वो क्या उस पैसे से इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद पाता? वो भी कर पाता। हमारा वहां या उनका यहां, दोनों केस में एग्जांपल याद है। हाँ क्रेजी कॉमेडी, तुमने पैसा नहीं दिया है, तुम फ्री में यूट्यूब पढ़ के ही पास हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, सब डिटेल में होगा, ठीक है? तुम टेंशन मत लो, तुम सब पैसा बचा लो, आना आओ इधर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आते, ये जनवरी वाले बच्चों को नहीं पता होगा लेकिन मई वाले बच्चों को पता होगा। ये क्या है? व्हाट इज मेंट बाय बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है सर? बेसिकली आप जब जाओगे तो आप देखोगे कि कुछ ऐसे कानून होते हैं जो बने होते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ अ कम्युनिटी। तो अगर कोई कानून या स्टैट्यूट किसी के बेनिफिट के लिए बना है, सो द इंटरप्रिटेशन विल बी इन सच अ मैनर दैट द बेनिफिट इज गिवन ऑन अ हायर स्केल। इसमें आप एग्जाम्पल के लिए जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट है उसमें आप नोटिस करोगे वो 15/30 नहीं करते हैं ग्रेचुटी एक्ट में, ठीक है? संडेज को हटा के 15/26 कर देते हैं। अगर आप नोटिस करो तो सितंबर वाले कर पाएंगे, जनवरी वाले नहीं कर पाएंगे। दैट इज द रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, ठीक है? कि जब भी कोई कानून बनाया जाएगा किसी के बेनिफिट के लिए तो उसका इंटरप्रिटेशन इस तरीके से किया जाएगा सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट इज गिवन टू द अदर पार्टी, ठीक है? मैक्सिमम बेनिफिट इज गिवन टू द अदर पार्टी। नेक्स्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट। अब ये क्या है सर? जनरल क्लॉजेज एक्ट, सुनना सर मेरी बात। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन है जो बोलता है कि किसी भी एक आरोपी पर, ठीक है, एक ही चीज की सजा 2 बार नहीं होनी चाहिए। दिस इज सेक्शन नंबर 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, कि अगर किसी ऑफेंस को 2 इनैक्टमेंट में देखा जा रहा है सो इट कैन नॉट बी पनिश्ड ट्वाइस, ठीक है? इट विल बी पनिश्ड अंडर द इनैक्टमेंट वेयर इट इज मोर स्पेसिफिक, विच इज मोर स्पेसिफिक, ज्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, एंड कम्स लेटर इन टाइम, ठीक है? एक ही एक्ट की पेनल्टी लगेगी, 2 बार नहीं लगेगी, ठीक है? पूरा रिवीजन डिटेल में होगा बेटा, सारी चीजें यहां डिटेल में ही होती हैं। इस बार मैं अपने क्लास नोट से ही रिवाइज कराऊंगा, ठीक है? आइए, फिर आता है सर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ठीक है? LLP जिसको बोलते हैं। तो भैया एक रवि है, एक नेहा है, ठीक है? ये लोग दोनों 2 एंटरप्रेन्योर्स हैं एंड दे प्लान टू स्टार्ट अ न्यू लिमिटेड LLP, कि भैया एक LLP शुरू करेंगे, पूरा AI सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकस्ड एकदम नेक्स्ट जेन होगा वगैरह वगैरह, ठीक है? अब इन्होंने रजिस्ट्रार को अप्लाई किया, ठीक है, थ्रू अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म, और फीस पेमेंट कर दी नेम रिजर्वेशन की। हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो हम लिखेंगे सेक्शन 15, सेक्शन 16। क्या लिखेंगे? एज पर सेक्शन नंबर 15, the name of the LLP shall end with the words limited liability partnership or LLP. However, the name shall not be undesirable or identical to the name of any other body corporate, or the trademark shall not be identical. फिर 16, a LLP which is already incorporated or in the process of incorporation can reserve its name for a period of 3 months, for a period not exceeding 3 months, ensuring that the guidelines of section 15, that is the name shall not be identical or undesirable to the name of any other LLP. That's it. 3 महीने के लिए रिजर्व करा सकते। चिटंकू सा क्वेश्चन, एकदम चिटंकू चिटंकी जैसा क्वेश्चन है, ठीक है? चिटंकू चिटंकी। आइए अगला सवाल, शुभम लिमिटेड
is a holding company of Vaibhav Private Limited. As per the financial statement of Vaibhav Private Limited for the financial year. अबे ये तो मेरे क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है. Private Limited for the financial year ending 31st March 25. Its turnover is 1.8 CR and the paid up share capital is 80 lakh. The board of director of Vaibhav Private intends to avail the status of small company. However, secretary बोलता है small नहीं मिलेगा. ये तो मेरे क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है. The answer is आपको small का स्टेटस नहीं मिलेगा क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती एज पर सेक्शन नंबर 285. आपका टर्नओवर तो 4 करोड़ और 40 लाख के अंदर है ही, वो तो ठीक है, 4 करोड़ और 40 करोड़ के अंदर है आपका टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल, हम उससे डिबेट नहीं कर रहे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिंस यू आर अ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप है, यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अ स्मॉल कंपनी. ठीक है. आरटीपी वॉज रिलेटिवली इजी, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के, बट द क्वेश्चंस वर गुड. ठीक है. जैसे ये क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन था. ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था. इस बार मैं वही देख रहा हूं कि आरटीपी इज वेरी गुड कैलकुलेशन बेस्ड, काफी. प्राइड प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, एक हिंट बता रहा हूं. टैक्स में और लॉ में जब भी आप कोई सम पढ़ रहे हो या क्वेश्चन पढ़ रहे हो, हमेशा अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखें. जिस भी पार्टी के बारे में बता रहा है ना, पहले उसका नाम सर्किल कर लें. पहले देख लें कि उस एंटिटी का अस्तित्व क्या है, वो प्राइवेट है या पब्लिक है या ओपीसी है, असेसी कौन है, इंडिविजुअल है, कंपनी है, फर्म है. जो कि अक्सर क्या होता है, पहले पढ़ी हुई बात हम लास्ट तक भूल जाते हैं और फिर हमें वो पहली पढ़ी हुई बात ही महंगी पड़ जाती है. ठीक है, सो अंडरलाइन दिस. तो क्या है भैया कि प्राइड प्राइवेट लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी है. ये भी मेरे उसका ही है, चार्ट वो क्वेश्चन बैंक का ही है. स्टार्टअप बाय अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2018. द कंपनी इज बूमिंग एंड फेवरिंग द यंगर जनरेशन टू वर्क. ठीक है. द कैपिटल स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज. ये तो ऑथराइज कैपिटल फालतू है. इशूड कैपिटल 5 करोड़ है, शेयर प्रीमियम 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस 3.52 एंड प्रॉफिट एंड लॉस 1.58. ठीक है. द कंपनी डिसाइडेड टू इशू 30% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल एज स्वेट इक्विटी शेयर. देखो भाई, स्टार्टअप कंपनी है ना, 50% तक कर सकती है. स्टार्टअप कंपनी है ना, 50% तक कर सकती है पेड अप शेयर कैपिटल का. 30 तो बहुत छोटा नंबर है. टू अ क्लास ऑफ डायरेक्टर एंड परमानेंट एम्प्लॉय, किसी को भी कर सकती है, with the objective of motivating them and making them partners in the company's growth. The proposed sweat equity will be subject to a lock-in period of 5 years. गलत है. लॉक-इन पीरियड 3 साल से ज्यादा हो ही नहीं सकता. एज पर सेक्शन नंबर 54 लॉक-इन पीरियड 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता. ठीक है. Accordingly, the company passed a resolution in the general meeting authorizing the issue of 15 lakh sweat equity shares at a current market price of 25 per share to be issued. ठीक है, for a consideration of 5 per share of ID. मतलब मार्केट प्राइस जिसका 25 है उसके लिए 5 रुपए ले रहे हैं. ठीक है, मार्केट प्राइस जिसका 25 है उसके लिए 5 रुपए ले रहे हैं. ठीक है. वेदर द साइज ऑफ द इक्विटी शेयर्स इज अप्रोप्रिएट. क्या साइज अप्रोप्रिएट है? सर वो तो हम लोग ने पहले ही बोल दिया ना कि भैया ये 30% इशू कर रहे हैं, 50% तक स्टार्टअप कंपनी को अलाउड होता है, तो साइज तो अप्रोप्रिएट है ही. वेदर द लॉक इन इज जस्टिफाइड, द आंसर इज नो. लॉक इन चाहिए 3 साल का. बना, डिस्काउंट पे दे रहे, बना. आरटीपी करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा आप लोग को, बढ़ा होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन के आरटीपी जैसा नहीं होता है. लेट मी टेल यू दिस. फाउंडेशन का जो आरटीपी एमटीपी होता है ना, वो बहुत सिंपल होता है और पेपर उसके मुकाबले बहुत ही दुनिया के बाहर का होता है. ऐसा इंटर में नहीं होता है. इंटर का आरटीपी भी स्टैंडर्ड होता है. न्यू सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
A company engaged in the business of trading heavy duty paper tapes used in industrial packing has seen consistent growth over the past 5 years. The company's turnover for the financial year 24-25 has crossed 130 crore. वाह वाह, with a net profit of 9.2 crore. टर्नओवर 130 करोड़ क्रॉस कर गया है, नेट प्रॉफिट 9.2 हो गया. ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर द कंपनीज लॉन्ग सर्विंग चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO मिस्टर राम retired in December 24 due to prolonged health issue. Following his retirement, Mr. Shyam, a qualified chartered accountant with 2 decades of experience, मतलब 20 साल से CA, was appointed as a CFO. अब वो देखो, CA लोगों की एक तादाद होती है, वो आते संग पहले खोदते हैं, ठीक है, वो आते संग पहले खोदते हैं गड्ढा, ठीक है. तो ये आया, आते संग इसने पहले गड्ढा खोदा. इसने क्या देखा कि 21-22 साल के, अभी कौन से साल में खड़े हैं, 24-25, 21-22 साल के जो स्टेटमेंट्स थे उसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें कुछ एरर है और इसमें कोई ओमिशन है. अब मैं एक बार आपको प्रोविजन याद करा देता हूं. एक है सेक्शन 131, जिसमें अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी के बोर्ड रिपोर्ट में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो 3 साल पीछे तक जा सकते हैं, ट्राइब्यूनल से परमिशन लेके अपनी पुरानी किताबें खुलवा के उसमें चेंजेस करवा सकते हैं अगर वो चाहें तो. ठीक है. एक 130 में वो खोलते हैं, 131 में आप खुलवाते हैं. Concerned about the potential implication of these discrepancy, Mr. Sham advised the board of directors to revise the financial statement of 21-22, even though the financial statements have been already submitted. अब हमसे पूछा जा रहा है क्या हमको परमिट किया जाएगा, ठीक है, कि इसके स्टेटमेंट हम लोग खोलें. सर 3 साल पीछे तक आप जा सकते हैं, तो 24-25 से 3 साल क्या हुए, 23-24, 22-23 और 21-22. तो 21-22 तो 3 साल के पीरियड के अंदर ही पड़ता है, तो आप पीछे जाके इसको खुलवा सकते हैं. 130 में डायरेक्टर नहीं है, 130 में दूसरे लोग खोलते हैं, 130 में वो तुम्हारे घर के पर्दे खोलते हैं, 131 में तुम अपने घर के पर्दे खोलते हो. ठीक है. और 131 3 है बीच में, एक और एक के बीच में 3 है. एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक बोर्ड रिपोर्ट को 3 साल पहले तक के तुम खोल सकते हो. ट्रिक से याद करो, कभी गलत नहीं होगा. 130 में वो तुम्हारे घर को खोलते हैं, 131 में तुम अपने घर को खोलते हो. और तुम अपना घर तभी खोलोगे जब घर के बाहर की सफाई और घर के अंदर की सफाई दोनों एक बराबर हो. इसलिए 1 पहले भी है, 1 बाद में भी है. वन पहले भी है, 1 बाद में भी है. ठीक है. जतिन भाई खुलवाने में ही लगे हैं, इनका दिमाग में कचड़ा और कीचड़ भरा पड़ा है और इनके चाहिए बिग 4 आर्टिकलशिप. दिमाग में है गोबर, जाना है बिग 4. ठीक है. अच्छा, तो अब यहां पर क्या होगा सर, ट्राइब्यूनल के पास आप जाओगे, ट्राइब्यूनल से उनका अप्रूवल मांगोगे, ट्राइब्यूनल अपना अप्रूवल देगा आपको. ट्राइब्यूनल का अप्रूवल मिलने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा कारोबार खत्म करना है. ठीक है. बिग 4 में आर्टिकलशिप करेंगे. आइए नेक्स्ट, अगला पे आते हैं. ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. ठीक है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पूरा कैलकुलेशन से भरा हुआ क्वेश्चन है और सबको मजा आएगा, इवन जो हमारे जनवरी वाले बच्चे भी हैं. स्ट्राइड वॉक लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी which is engaged in the manufacturing of export of premium shoes and accessories, had been undergoing financial reconstruction over the few years. After several years of operation losses and sluggish growth, the board recently appointed a new production manager.
Mr. Arjun Mehra, whose strategic improvements have helped to revive the company's margin and production efficiency. In light of the improved performance and renewed investor confidence, the board of directors at the meeting held on 20 April resolved to recommend a final dividend of 50 lakh. इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है 50 लाख। अब देखो सर, कुछ चीजें हम लोग क्वेश्चन से ही सीखते हैं। एक चीज हम कुछ चीजें हम इसीलिए बोलते हैं ना, बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जब आप इनकम टैक्स में बना रहे होगे तो आपको ऐसा फील होता होगा कि प्रोविजन कुछ और है और अप्लाई करने का तरीका ही कुछ और है। मेरे साथ हुआ था भाई, मैंने अपने स्टार्टिंग के 4 महीने खाली इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ा बुक में, तो मेरे को लगा यार भाई मेरे को तो सब आता है। जब मैं उसके क्वेश्चन बनाने बैठा ना, हमारे टाइम में प्रैक्टिस मैनुअल हुआ करती थी, आईसीआई से मिलती थी, तब मेरे को दिख रहा है कि मेरी समझ कुछ और है और एप्लीकेशन कुछ और ही हो रहा है। एप्लीकेशन कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करने से ही समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। जैसे अभी देखो, हम आपको एक चीज बताने जा रहे हैं, क्या इनको करंट ईयर में लॉस हुआ है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं हुआ है, इनको तो करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ है। लेकिन फिर भी तुम अभी नीचे जाके देखना कि हमको रिजर्व से पैसा निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, इन्होंने 50 लाख का डिविडेंड तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इनका करंट ईयर में प्रॉफिट सिर्फ 16 लाख है। मतलब इनको 34 लाख रुपया और चाहिए रिजर्व से। तो इट विल बी ट्रीटेड एज इफ कि इनके लॉस हैं और आपको तीनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा। कंडीशन 1 भी डिविडेंड की, कंडीशन 2 भी और कंडीशन 3, आपको तीनों चेक करनी पड़ेंगे क्योंकि इनका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है। अब जब आप थ्योरी पढ़ते हो तब आपको दिखता है कि एक है लॉस और एक है प्रॉफिट। जब आप सम बनाते हो तो आपको एक बीच का रास्ता भी दिखता है कि लॉस और प्रॉफिट के बीच में भी एक रास्ता है जहां पर प्रॉफिट शॉर्ट है। तो 16 लाख रुपए है हमारे पास, 34 लाख रुपए और चाहिए। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 क्या बोलती है? लास्ट 3 ईयर के डिविडेंड की डिटेल। वो तो कुछ है ही नहीं क्योंकि पहले 8 साल से इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात क्या होती है? सेकंड कंडीशन बोलता है 1/10, ठीक है, 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व को आप डिविडेंड की तरह दे सकते हो। देखो भाई, पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 680 लाख। फ्री रिजर्व कितना है? 170। सर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो यूज करते? सर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो यूज करते? अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो यूज करते? बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व नहीं होता है। तो ये लिमिट आ रही है बेटा 85 लाख। लेकिन बाबू हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए 34। तो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हमको तो 34 चाहिए, ये बोल रहा है 85 ले लो, हमको 8.5 करोड़, अबे लाख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को 34 चाहिए, ये बोल रहा है 85 लाख ले लो, मेरे को तो 34 ही चाहिए खाली, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तीसरी कंडीशन चेक करूं। तीसरी कंडीशन बोलती है 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल आपके रिजर्व में रहना चाहिए। तो 680 का अगर मैं 15% करूं तो कितना आएगा? 680 का अगर मैं 15% करूं तो कितना आएगा? $680 का 15% अगर मैं करूं तो 102 लाख आएगा। सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं, सुनो, 102 लाख बचना चाहिए। आपके रिजर्व में अभी कितना है? 170। आपको 102 चाहिए लेटर,
मतलब आप यहां से कितना निकाल सकते हो, 68, और आपको चाहिए कितना, सिर्फ 34। तो क्या आप 34 का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? क्या ये कंपनी 50 लाख का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? लास्ट में आपसे यही पूछा जाएगा। द आंसर इज यस, कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास 34 लाख की नीड है और तुम्हारे पास पैसा सफिशिएंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं, माइनस करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, आओ सर। सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर आप मेरे को पूछोगे ना कि ये पूरे में मेरे को कौन सा लगा है, वो ये दो क्वेश्चन है। क्योंकि पता है हमको कौन से क्वेश्चन अच्छे लगते हैं? हमको क्वेश्चन वो अच्छे लगते हैं जो आपको थ्योरी का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन का दूसरा साइड दिखा के लेके जाए। जैसे ये क्वेश्चन था, 30 जून 2023 को कंपनी ने डिपॉजिट इशू किए और इसमें आईसीआई ने भी एक गलती की है। इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में आईसीआई ने भी एक गलती की। तो अगर आईसीआई वाले कहीं सुन रहे हैं तो इसमें आपने भी एक गड़बड़ की है। जो डिपॉजिट है उसका हम बाद में अलग से वीडियो बना देंगे। जो डिपॉजिट है वो 160 करोड़ का है जो पब्लिक से लिया गया है, जिसका इंटरेस्ट है 12%, विच इज रीपेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 years। यहां आईसीआई ने बहुत बड़ा गड़बड़ की है। डिपॉजिट 3 साल से ज्यादा पुराने हो ही नहीं सकते, दे हैव टू बी पेड विद इन 36 months। ठीक है, तो यहां पर आईसीआई से गड़बड़ हुई है। द कंपनी क्रिएटेड द चार्जेस within the prescribed time in favor of the trustee for depositor securing the deposits by creating charges। अब बात यह है, चार्ज क्रिएट हो गया 30 दिन के अंदर, वो तो सही किया। ठीक है, वो तो सही किया, चार्ज क्रिएट करना था 30 दिन। लेकिन इन लोग ने चार्जेस क्या चीज पर क्रिएट किए? इन्होंने टेंजिबल पे भी कर दिए, इनटेंजिबल पर। बट हमको याद है ना कि डिपॉजिट में इनटेंजिबल पर चार्ज होता ही नहीं है, मतलब इन दोनों पर चार्ज होगा ही नहीं। तो चार्ज इन्होंने क्रिएट किया है 110 प्लस 30 प्लस 20, 160 करोड़ का, 160 करोड़ का। और डिपॉजिट भी है 160 करोड़, डिपॉजिट है 160 करोड़ और चार्जेस हैं 160 करोड़। अब इसमें बच्चा पता है क्या लिख के आएगा कि ये तो सिक्योर्ड है, बट ये सिक्योर्ड नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट की वैल्यू ऐसे नहीं देखी जाती। डिपॉजिट की वैल्यू देखी जाती है डिपॉजिट का प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट। ठीक है, उसका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसका इंटरेस्ट। इसलिए इस टाइप का न्यूमेरिकल सेम ऑलमोस्ट सम मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में भी है मेरे। इसमें से 3-4 क्वेश्चन मेरे क्वेश्चन बैंक के ही हैं। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट भी तो आएगा। तो 160 करोड़ पर, ठीक है, आपका इंटरेस्ट चढ़ेगा कितना, 12% के रेट से 3 साल के लिए। अब यहां पर भी देखो आईसीआई से एक गड़बड़ हुई है। आईसीआई बोला ना 3 साल में, आफ्टर 3 years। तो बच्चा सोच सकता है अब आफ्टर 3 years मतलब कितना ईयर, बट वही है, एग्जाम में आपको इतना सोचने का तो टाइम मिलेगा नहीं। तो एग्जाम में तो आप वही लगा दोगे जो आपको समझ में आएगा वहां पर। इसीलिए मैंने बोला कि क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं है। 217 करोड़ के लिए चार्ज रजिस्टर है 160 करोड़। तो क्या ये सिक्योर्ड है? दिस इज अनसिक्योर्ड। इसलिए ये मेरे को पसंद आया क्वेश्चन, क्योंकि ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन था।
इसमें एप्लीकेशन यूज था, ब्रेन का एप्लीकेशन का इस्तेमाल था। मैक्स 3 साल ही होता है, ठीक है। अच्छा, ये भी एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं कोरम। कोरम मतलब होता है कि मीटिंग के लिए कितने लोग जरूरी हैं जो मीटिंग में प्रेजेंट होने चाहिए मीटिंग होने के लिए, विच इज नोन एज द कोरम ऑफ द मीटिंग। एक कंपनी की मीटिंग होती है जिसमें 3500 मेंबर है, ठीक है। एक कंपनी की मीटिंग होती है जिसमें कंपनी की मीटिंग में 3500 मेंबर है। कोरम मतलब होता है, जैसे स्कूल में नहीं होता था कि कितने मेंबर कितने स्टूडेंट आएंगे तो स्कूल में पढ़ाई होगी। तो अगर आपकी कंपनी में 3500 मेंबर हैं तो आपके कोरम की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 15 मेंबर्स, ठीक है। वो 5 15 25 है ऐसे करके, तो 5 15 30, तो 15 मेंबर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 15 मेंबर की रिक्वायरमेंट है, 15 इज द कोरम। 15 10 नहीं, 15 इज द कोरम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। ये एक्ट में लिखा है सेक्शन में, ठीक है, 103 में। अब बात क्या हुई, हमको दो सिचुएशन दी गई। हमको सिचुएशन 1 बोला गया कि एक एजीएम हुआ, एजीएम के पहले दिन ही कोरम नहीं आया, जिस दिन एजीएम होना था। तो एजीएम अगले दिन अडजर्न हो गया। अब अडजर्न जिस दिन हुआ उस दिन भी कोरम नहीं आया, लेकिन 2 लोग आए। क्या मीटिंग होगी कि मीटिंग कैंसिल होगी कि मीटिंग फर्दर अडजर्न होगी? द आंसर इज मीटिंग होगी, क्योंकि 2 मेंबर आ गए। अगर 2 मेंबर भी नहीं आते तो फर्दर पोस्टपोन हो जाती। 2 मेंबर आ गए थे तो हो जाएगी। मतलब क्या सीखा कि अगर अडजर्न्ड मीटिंग में, ठीक है, अगर अडजर्न्ड मीटिंग में वापस से कोरम नहीं आता है तो जितने मेंबर प्रेजेंट हैं अगर वो 2 हैं, एक बोलने वाला एक सुनने वाला, इतना है तो मीटिंग हो जाएगी। अडजर्न्ड का मतलब पोस्टपोन होता है, पोस्टपोन करना, ठीक है। दूसरा पार्ट क्वेश्चन का बहुत बढ़िया है। दूसरा पार्ट मेरे को बड़ा मजा आया, दूसरा पार्ट में ही एक्चुअली मजा आया मेरे। इन्होंने बोला मीटिंग हुई, दूसरा पार्ट इंडिपेंडेंट केस है। बोला मीटिंग हुई, बट मीटिंग में ना एक आदमी गाली गलौज करने लगा, उठ के चेयरमैन को गाली उली देने लगा, इसलिए मीटिंग एडजर्न कर दी गई। चेयरमैन के पास ये पावर होती है, मिसबिहेव करो बंद कर सकते। फिर अगले हफ्ते जब एजीएम वापस से हुआ एडजर्न मीटिंग का, ठीक है, उसमें कोरम नहीं आया। क्या ये मीटिंग एडजर्न की जा सकती है फर्दर एक बार, कि जितने लोग हैं उतने ही कोरम? द आंसर इज यस, एडजर्न। क्योंकि बात क्या है, प्रोविजन बहुत ही क्लियरली बोलता है ओनली अ मीटिंग which is postponed due to want of quorum, because of quorum, when held for the next time, जितने लोग प्रेजेंट हैं will form the quorum। लेकिन ये सिर्फ उसी मीटिंग के लिए है, सिर्फ उसी मीटिंग के लिए है जो मीटिंग adjourned हुई है ड्यू टू want of quorum, और किसी के लिए नहीं, सिर्फ उसी मीटिंग के लिए जो adjourned हुई है ड्यू टू want of quorum। That's it, सिर्फ उसी के लिए। And that, my friend, is the entire RTP of ICA। ठीक है, समय रहते हो गया भाई, जिम नहीं मिस हुआ ना, मेरे को तो लगा था जिम ही मिस हो जाए। चलो भैया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो अपने लोवली कमेंट दे देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वादा रहा प्यार से प्यार का, हम ना होंगे जुदा, जैसे ही बोला जिस दिन आया उसी दिन कर डाला, ठीक है। तुमने अभी नहीं पढ़ा, तुम्हारा आएगा, चैप्टर नंबर 7 में ही है। हाँ खत्म, और क्या आरटीपी में क्या में और अपना जिस्म डालेगा क्या? जाओ हलवा खाओ, मजा करो, ठीक है। बाय बाय, सी यू, टाटा। मैं चला जिम।